Hello everyone, my name is Himanshu Kaushik and I am here on your YouTube channel परीक्षा गुरु। और देखें अभी तक हमने दो चैप्टर्स की बात कर ली है, यानी कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने शुरुआत की और पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने आपको बताया कि टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं, जिनमें से कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन और प्रपोजिशन। उसके अलावा एक चीज़ हुआ करती है आर्टिकल, और वहीं से हमने चैप्टर से स्टार्ट किया और चैप्टर नंबर 1 हमने कराया नाउन आपको। उसमें आपके 50 क्वेश्चन हमने एरर डिटेक्शन के भी कराए हैं। उसके बाद हमने दूसरा चैप्टर कराया प्रोनाउन और उसी प्रकार उसमें भी हमने 50 क्वेश्चन एरर डिटेक्शन के कराए हैं, यानी कि हम चैप्टर वाइज आपको कराते चल रहे हैं। तो पहले नाउन कराया, फिर प्रोनाउन कराया, जिन दोनों चैप्टर्स की वीडियो आपको जो है मिल जाएंगी आपके डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक आपको मिल जाएगा, जाकर के वो वीडियोस भी जरूर देख लेंगे। और अब हम बात करने जा रहे हैं तीसरे चैप्टर की, और चैप्टर का नाम क्या है? तो चैप्टर का नाम है वर्ब। यानी कि अगर इंग्लिश में हम किसी भी चैप्टर की बात करें तो वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जितना कि इंपॉर्टेंट होता है क्या? वर्ब। यानी कि अगर कोई भी ग्रामर में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कहलाएगा तो वो वर्ब है। और क्यों है इतना इंपॉर्टेंट? तो इस बात को हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं जब हमने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताया था। तो वहां पर भी हमने आपको बताया था कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वर्ब। और वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो उसका रीजन हुआ करता है, और रीजन ये है कि जब भी कभी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं, यानी कि जैसे माना कि हमने एक सेंटेंस लिख दिया और सेंटेंस हमने लिख दिया कि रोहित इज प्लेइंग। तो रोहित इज प्लेइंग, यहां पर तीन वर्ड आए हैं हमारे, एक पूरा सेंटेंस है रोहित इज प्लेइंग। अब चाहे तो हम इसे आगे को भी लिख सकते हैं कि रोहित इज प्लेइंग क्रिकेट। तो रोहित इज प्लेइंग क्रिकेट, ये एक पूरा सेंटेंस हो गया। और ये सेंटेंस है कैसा? तो हमने सेंटेंस बताए थे 4 प्रकार के हुआ करते हैं, असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी। और उन्हीं में से अगर हम इस सेंटेंस की बात करें तो ये सिंपल सेंटेंस है, यानी कि ये पॉजिटिव सेंटेंस है, यानी सेंटेंस हो गया क्या? असर्टिव सेंटेंस कहलाएगा। तो ये असर्टिव सेंटेंस हो गया। उसी प्रकार अगर मैंने इंपेरेटिव सेंटेंस लिख लिया कोई, जैसे माना कि हमने सेंटेंस लिख दिया कि शट द डोर, तो शट द डोर ये वाला एक अलग सेंटेंस हो गया। तो ऊपर वाला सेंटेंस तो आपका असर्टिव कहलाएगा और नीचे वाला सेंटेंस आपका इंपेरेटिव कहलाएगा। अब हमने बताया कि जब भी कोई सेंटेंस लिखा जाता है तो उनमें हर एक शब्द जो हुआ करता है वो कोई ना कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच हुआ करता है, यानी कि कोई शब्द नाउन होगा, कोई प्रोनाउन होगा, कोई एडजेक्टिव होगा, कोई वर्ब होगा। लेकिन अगर हम सेंटेंस को डिफाइन करें, यानी कि सेंटेंस को डिवाइड करें, तो एक्चुअल में सेंटेंस में बेसिकली 3 चीजें जरूर हुआ करती हैं। एक तो सेंटेंस में आपके सब्जेक्ट होगा, एक आपके वर्ब होगी और एक उसके अलावा लिखा जाता है आपका ऑब्जेक्ट। यानी कि बेसिक 3 चीजों की नीड जरूर हुआ करती है एक सेंटेंस में, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की। लेकिन अगर हम सेंटेंस को चेक करें, जैसे माना हमने पहला सेंटेंस चेक किया और पहला सेंटेंस हमने देखा कि यहां पर रोहित जो है वो किस चीज का काम कर रहा है? तो रोहित यहां पर काम कर रहा है किसका? सब्जेक्ट का काम कर रहा है, यानी कि यहां पर खेलने का काम हो रहा है। और खेलने का काम कर कौन रहा है? तो रोहित खेलने का काम कर रहा है। और खेल क्या रहा है? तो क्रिकेट खेल रहा है। यानी कि रोहित जो काम करने वाला है, यानी कि कर्ता कौन है? रोहित है। और जो कर्म हो रहा है वो क्या हो रहा है? तो वो हो रहा है क्रिकेट का। यानी कि यहां पर क्रिकेट जो शब्द है वो काम कर रहा है किसका? तो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। यानी कि यहां पर इज और प्लेइंग ये जो दोनों शब्द आए ये काम कर रहे हैं किसका? वर्ब का काम कर रहे हैं। यानी कि जब एक सेंटेंस बनाया जाता है तो उसमें 3 चीजें हो जाया करती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। यानी कि ये 3 चीजों से मिलकर के हमने सेंटेंस बना दिया। लेकिन क्या ये जरूरी है कि हर एक में ये तीनों ही चीजें हों, यानी कि सभी में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट हो? तो ऐसा कोई जरूरी नहीं हुआ करता। क्यों नहीं हुआ करता? जैसे हमने देखा अगला सेंटेंस, और अगला सेंटेंस हमने देखा कि यहां पर 3 ही शब्द आए हैं, जिनमें से कि एक शब्द दा है, यानी कि टोटल तो 2 ही शब्द हुए। और ये जो पहला शब्द है, ये शट जो शब्द है, ये काम कर रहा है किसका? यानी कि इस वाक्य में जो काम हो रहा है वो दरवाजा बंद करने का काम हो रहा है। यानी कि शट जो है वो बंद करने के लिए आया, यानी कि क्रिया जो हो रही है वो क्या हो रही है? बंद करने की क्रिया हो रही है। यानी कि ये जो शट शब्द है ये काम कर रहा है किसका? वर्ब का काम कर रहा है। और यहां पर ये जो द डोर शब्द जो आया ये काम कर रहा है किसका? तो ये काम कर रहा है भाई ऑब्जेक्ट का। यानी कि जो काम होना है वो ये है और जो क्रिया हो रही है वो आपकी ये है। यानी कि शट जो है वो वर्ब का काम कर रहा है और द डोर जो है वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। लेकिन हमने देखा इस पूरे सेंटेंस में कहीं भी सब्जेक्ट तो आया ही नहीं, यानी कि सब्जेक्ट मिसिंग है। और जब सब्जेक्ट मिसिंग है यानी कि बिना सब्जेक्ट के सेंटेंस को बनाया जा सकता है। तो हाँ, सेंटेंस को बनाया जा सकता है, यानी कि जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस हुआ करते हैं उनमें अधिकतर सब्जेक्ट्स मिस हुआ करता है, मिसिंग हुआ करता है। तो यहां पर सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है और बिना सब्जेक्ट के सेंटेंस बिल्कुल सही है, यानी कि बिना सब्जेक्ट के सेंटेंस को बनाया जा सकता है। क्लियर? आई बात समझ में? उसी प्रकार अगर बात करें ऑब्जेक्ट की, क्या बिना ऑब्जेक्ट के भी सेंटेंस को बनाया जा सकता है? तो चलिए कोशिश करके देखते हैं। सेंटेंस हमने लिखा कि ही डाइड,
ही डाइड का मतलब वह मर गया। अब ही डाइड सेंटेंस में तो शब्द ही दो आए हैं और यहाँ पे हमने बताया तीन शब्द हुआ करते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो यानी कि या तो वाक्य में सब्जेक्ट नहीं होगा, या वर्ब नहीं होगी, या फिर ऑब्जेक्ट नहीं होगा, क्योंकि भैया तीन नहीं आए हैं शब्द, शब्द तो मात्राएं हैं कितने, दो। और चूंकि दो शब्द आए हैं तो यहाँ पर वर्ब और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पहचान लेंगे कौन सा है। तो हमने देखा ही का मतलब वह और डाइड का मतलब मर गया, यानी कि जो क्रिया हो रही है वो हो रही है क्या, तो मरने की क्रिया हो रही है। यानी कि ये जो डाइड जो शब्द है वो काम कर रहा है किसका, वर्ब का काम कर रहा है। और ये जो ही जो शब्द है वो ही तो इस वाक्य का करता है, यानी कि काम करे जा रहा है किसके द्वारा, तो इस ही के द्वारा। और यही हमारा क्या हो जाएगा, तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा। यानी कि ऊपर वाला जो वाक्य आया था उसमें आपके सब्जेक्ट मिसिंग था, और जो नीचे वाला वाक्य आया है उसमें आपका ऑब्जेक्ट मिसिंग है। यानी कि बिना सब्जेक्ट के ऊपर वाला सेंटेंस बनाया, बन गया, लेकिन नीचे वाला सेंटेंस बिना ऑब्जेक्ट के बनाया तो वो भी बन गया। और सेंटेंस ऊपर वाला भी सही है और सेंटेंस नीचे वाला भी सही है। यानी कि समझ में आई बात क्या, तो समझ में आई बात ये कि सब्जेक्ट के बिना अगर आप सेंटेंस बनाएंगे तो बन जाएगा, ऑब्जेक्ट के बिना अगर आप सेंटेंस बनाएंगे तो बन जाएगा। लेकिन तीसरी बात अगर कोई पूछ ले कि क्या यह संभव है कि कोई सेंटेंस बिना वर्ब के बनाया जा सकता हो, तो हमेशा याद रखेंगे कि वर्ब के बिना कभी भी कोई भी सेंटेंस नहीं बनाया जा सकता, यह संभव नहीं है। यानी कि अगर कहीं भी कोई भी सेंटेंस बनाया जाएगा तो उसमें वर्ब का होना बहुत आवश्यक है, बिना वर्ब के कोई सेंटेंस नहीं बनेगा। यानी कि अगर सेंटेंस लिखा गया है तो डेफिनेटली उसमें वर्ब तो होगी ही होगी। तो यहां तक की बात क्लियर हुई सभी को। तो देखिए वर्ब होगी, लेकिन वर्ब होगी कौन सी, यानी कि कौन सी का मतलब क्या, तो वर्ब सिंगल नहीं होती है, एक ही वर्ब नहीं हुआ करती है। जैसे हमने देखा कि भैया यहां पर तो इज आ रहा है और प्लेइंग आ रहा है, यानी कि एक शब्द इज है एक प्लेइंग है। जैसे हमने देखा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट तो अकेला शब्द था, ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट अकेला शब्द था, लेकिन यहां पर इज और प्लेइंग आया, यानी कि वर्ब अलग अलग प्रकार की हुआ करती होंगी। तो हाँ, एक्चुअल में वर्ब जो है वो दो प्रकार की हुआ करती हैं। किस तरह से दो प्रकार की वर्ब हुआ करती हैं उसको समझते हैं। देखें तो हमने बताया वर्ब दो प्रकार की होती हैं, यानी कि इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब बात करते हैं, देखिए वर्ब होती हैं तो कितने प्रकार की होती हैं, तो बताया दो प्रकार की, लेकिन कौन कौन सी हुआ करती हैं वो दो प्रकार की वर्ब, तो उसी को समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं अगली बात। अच्छा, ये जो लेक्चर है आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और इतना इंपॉर्टेंट हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हमने बताया कि इंग्लिश में ग्रामर में सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है आपका क्या, वर्ब। यानी कि वर्ब के बिना सेंटेंस नहीं बन सकता, इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्ब। और इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ का एग्जाम हो, चाहे वो टेट का हो, सी टेट का हो, सुपर टेट का हो, चाहे वो SSC हो, बैंकिंग हो, किसी भी चीज़ का एग्जाम हो, अगर आपको ये बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं तो फिर आपको पेपर में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए बात करते हैं वर्ब की। और हमने बताया कि वर्ब हमारी दो प्रकार की हुआ करती हैं, तो वो दो प्रकार कौन कौन से हुआ करते हैं तो जरा देखेंगे। तो देखिएगा दो प्रकार जो हुआ करते हैं वो कौन से होते हैं, तो एक वर्ब होती है जिसका नाम होता है हेल्पिंग वर्ब। क्या नाम हुआ करता है, हेल्पिंग वर्ब। और दूसरी वर्ब हुआ करती है जिसका नाम हुआ करता है मेन वर्ब। यानी कि एक होती है हेल्पिंग वर्ब और दूसरी हुआ करती है मेन वर्ब। और ये जो हेल्पिंग वर्ब हुआ करती है ना, इसका एक और नाम हुआ करता है, और नाम हुआ करता है क्या, ऑक्सिलरी वर्ब। क्या नाम हुआ करता है, ऑक्सिलरी वर्ब। और दूसरी जो वर्ब हुआ करती है उसका नाम हुआ करता है प्रिंसिपल वर्ब। तो एक हुआ करती है जिसका नाम हुआ करता है ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरी का नाम हुआ करता है प्रिंसिपल वर्ब। तो अगर हम सीधा सीधा सा देखें तो हमने देखा कि शब्द है हेल्पिंग और दूसरा शब्द है मेन। हेल्पिंग का मतलब है जो सहायता करे, और वैसे ही मेन का मतलब है जो मुख्य हो, मुखिया हो। तो यानी कि जैसे प्रिंसिपल को कहते हैं ना मुख्य अध्यापक, तो वहां पर प्रिंसिपल जो शब्द है यानी कि प्रिंसिपल जो वर्ब है वो तो मेन काम करेगी। और वैसे ही हेल्पिंग का मतलब होता है सिर्फ सहायता करने वाली जो क्रिया होगी। जैसे अभी अभी हमने एक सेंटेंस लिखा हुआ था, क्या सेंटेंस लिखा था कि रोहित is playing cricket। तो हमने देखा था कि वहां पर दो क्रियाएं आई थी, एक तो आई थी इज और एक आई थी प्लेइंग। अब यहां पर हम अगर डिसाइड करें कि भाई कौन सी वर्ब हमारी हेल्पिंग है और कौन सी वर्ब हमारी मेन है, तो वो समझने में कुछ खास टाइम नहीं लगने वाला हमको। क्यों? क्योंकि यहां पर रोहित काम कर रहा है, और रोहित काम किसका कर रहा है, तो खेलने का काम कर रहा है। यानी कि असल में जो मुख्य काम इस वाक्य में हो रहा है वो क्या हो रहा है, तो वो खेलने का काम हो रहा है। यानी कि जो प्लेइंग शब्द है वही इस वाक्य में काम कर रहा है, किसका, मेन वर्ब कह लें या फिर कह लें क्या, प्रिंसिपल वर्ब का। तो ये जो प्लेइंग शब्द है ये तो मेन वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब का काम कर रहा है, लेकिन ये जो इज है ये मात्र वाक्य को बनाने में सहायता कर रहा है, इसीलिए इसी का नाम होता है क्या, तो इसी को कह देते हैं
हेल्पिंग वर्ब या सहायक क्रिया। तो हेल्पिंग वर्ब कह दें चाहे ऑक्सिलरी वर्ब कह दें, बात एक ही है। उसी प्रकार चाहे मेन वर्ब कह दें चाहे प्रिंसिपल वर्ब कह दें तो भी बात एक ही है। बात समझ में आई यहां तक की? तो यहां तक की बात अगर आपको समझ में आ गई है तो चलिए अब बात करते हैं आगे की, यानी ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये कैसे इस्तेमाल की जाती हैं किसी भी वाक्य में, और मेन वर्ब किस तरह से इस्तेमाल की जाती हैं किसी भी वाक्य में, उस चीज की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हम ले लेते हैं अपना क्या, तो सबसे पहला टॉपिक हो जाएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब। तो उसी को समझने की कोशिश करते हैं कि किसको कह देते हैं हेल्पिंग वर्ब। आइए देखते हैं। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, तो ये बात तो क्लियर हो गई कि भैया हेल्पिंग वर्ब तो सहायता करेगी, वाक्य को बनाने में सहायक होगी। और अभी अभी हमने उसका एक एग्जाम्पल भी देख लिया कि इज जो वर्ब हुआ करती है वो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। तो एक्चुअल में हेल्पिंग वर्ब होती कितनी है, तो हेल्पिंग वर्ब अगर टोटल गिनती करें तो हेल्पिंग और मेन वर्ब का एक सबसे बड़ा डिफरेंस ये हुआ करता है कि हेल्पिंग वर्ब निश्चित हुआ करती है, यानी कि वो डेफिनेट नंबर हुआ करता है उनका, और वो होती कितनी है, तो मात्र 24 शब्द हुआ करते हैं जो कि हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। कितने शब्द, तो मात्र 24 शब्द होते हैं जो कि हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। और वो 24 शब्द होते कौन कौन से हैं, मात्र हमें वही चीज का पता होना चाहिए, तो हम बड़े आसानी से इस चीज को समझ सकते हैं। तो देखिएगा ये जो 24 शब्द हुआ करते हैं ना, इनको दो भागों में विभाजित कर लिया जाता है, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो दो प्रकार से बांट दी जाती हैं, और जिनमें से एक का नाम कुछ अलग हो जाता है और दूसरी का नाम अलग हो जाता है। और नाम क्या हो जाते हैं, तो देखिएगा हेल्पिंग वर्ब जो हुआ करती हैं या ऑक्सिलरी वर्ब जो हुआ करती हैं उसके दो हिस्सों में बंटवारा हो जाता है, और पहला हिस्सा कहलाता है प्राइमरी ऑक्सिलरी। क्या कहलाता है, प्राइमरी ऑक्सिलरी कहलाता है। और वैसे ही जो दूसरा हिस्सा हुआ करता है वो कहलाता है क्या, तो उसको कह दिया करते हैं मॉडल ऑक्सिलरी। तो पहला हिस्सा कहलाता है प्राइमरी ऑक्सिलरी और दूसरा हिस्सा कहलाता है मॉडल ऑक्सिलरी। अब अभी अभी हमने बात की कि भाई टोटल हैं कितनी, तो टोटल हैं 24, और 24 को जो दो भागों में बांट दिया गया तो उसमें से 11 जो आ गई वो तो आ गई प्राइमरी ऑक्सिलरी के हिस्से में, और उसी प्रकार जो बाकी बची 13 वो आ गई किसके हिस्से में, मॉडल ऑक्सिलरी के हिस्से में। तो जरा ध्यान देंगे कि भैया ये 11 कौन सी हैं और ये जो मॉडल ऑक्सिलरी हैं 13 ये कौन सी हुआ करती हैं। तो उस चीज पर अगर ध्यान दें तो जरा ध्यान से देखेंगे पहले चीजों को कि भाई यहां पर जो शब्द आया प्राइमरी ऑक्सिलरी, तो प्राइमरी का मतलब जो प्राथमिक होंगी, जो शुरुआती होंगी ऑक्सिलरी वर्ब, वो कौन कौन सी हुआ करती हैं, तो टोटल बताएं कितनी, 11 हुआ करती हैं। और कौन कौन सी 11, तो हुआ करती हैं डू, डज, डिड, क्या क्या, तो डू, डज, डिड, उसी प्रकार हुआ करती हैं इज, आर, एम, वाज, वर, और उसी प्रकार हो जाया करती हैं हैज, हैव और हैड। तो जरा ध्यान से देखेंगे, हमने बताई टोटल 11 बताई, कौन कौन सी बताई, तो 3 तो हुई डू, डज और डिड, उसी प्रकार 5 हुई इज, आर, एम, वाज, वर, और उसी प्रकार हुई हैज, हैव और हैड। यानी कि टोटल कितनी वर्ब हुई हमारी, तो टोटल ये 11 वर्ब हो जाती हैं जिनका नाम हो जाता है क्या, प्राइमरी ऑक्सिलरीज, जिनको कह दिया जाता है। उसके अलावा अगर हमने देखा मॉडल ऑक्सिलरीज किसको कहते हैं, तो जरा ध्यान देंगे, तो मॉडल ऑक्सिलरीज जो हुआ करती हैं वो टोटल हुआ करती हैं 13, और उन 13 में से कौन कौन सी हुआ करती हैं, तो जरा ध्यान से देखेंगे। सेंटेंस में जब भी कहीं आपको लिखा हुआ दिखाई दे विल या दिखाई दे जाए वुड, कहीं दिखाई दे शैल या दिखाई दे शुड, कहीं दिखाई दे कैन या दिखाई दे कुड, कहीं दिखाई दे मे या दिखाई दे माइट, कहीं दिखाई दे मस्ट या कहीं दिखाई दे ऑट टू। तो जब भी कहीं इस तरह की वर्ब दिखाई दें तो समझ जाएं कि ये सभी वर्ब क्या हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज हैं। तो ये तो हुई कितनी, अभी तक सिर्फ 10 के बारे में बात की गई है, इसके अलावा 3 और हुआ करती हैं जिनका नाम हो जाया करता है क्या, तो जो हो जाया करती हैं नीड, डेयर और यूज्ड टू। क्या हो जाती हैं, तो नीड, डेयर और यूज्ड टू हो जाती हैं। उसी प्रकार यानी कि ये सभी जो वर्ब हैं ये कितनी वर्ब हुई टोटल, तो 10 तो ये हो गई जो हमने ब्लू में लिखी हैं, और ब्लैक में जो 3 लिखी हैं, तो टोटल मिलाकर के हो गई कितनी, 13 हो गई। यानी कि 13 मॉडल ऑक्सिलरीज हुआ करती हैं और 11 हुआ करती हैं क्या, प्राइमरी ऑक्सिलरीज। मॉडल ऑक्सिलरीज का याद रखेंगे हमेशा। कभी कभी क्वेश्चन इसी तरह से, मान लिया टेट के पेपर में पूछ लिया उसने कि निम्न 4 में से बताइएगा कौन सी वर्ब मॉडल ऑक्सिलरी कहलाती है। तो जब आपको ये चारों आपकी 13 की 13 याद होंगी तो आप आसानी से
बता पाएंगे कि भाई विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, ऑट टू और यूज टू, ये जो हुआ करती है हमारी मॉडल ऑक्सिलरी होती हैं। और डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वर और हैज, हैव, हैड जो हुआ करती हैं वो हो जाती हैं क्या, प्राइमरी ऑक्सिलरीज हो जाया करती हैं। तो यहां तक की बात आपको सभी को समझ में आ जानी चाहिए। लेकिन एक समझने की बात है कि सर आपने कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया, और सर कंफ्यूजन ये क्रिएट कर दिया कि ये जो आपने मॉडल ऑक्सिलरीज लिखी ना, तो इसमें आपने दो भागों में अलग अलग लिखा, यानी कि भागों में कैसे, तो सर आपने ये वाली जो लिखी है आपने ब्लू से लिखी, और जो नीचे की लिखी गई हैं वो आपके द्वारा लिखी गई हैं ब्लैक से। तो ये आपने डिवीजन क्यों किया, अलग अलग क्यों किया, तो देखिए अलग करना इसलिए जरूरी था क्योंकि ये जो मॉडल ऑक्सिलरीज हुआ करती हैं एक्चुअल में ये दो भागों में विभाजित की जाती हैं, और जिनमें से 10 जो हुआ करती हैं, ये जो ऊपर वाली लिखी हैं, इनका नाम हुआ करता है एब्सोल्यूट मॉडल। क्या हुआ करता है, एब्सोल्यूट मॉडल हुआ करता है। और उसी प्रकार ये जो तीन बाकी जो बची हैं, जो तीन बाकी बची हैं, उनका नाम हुआ करता है क्या, तो उनको कह दिया करते हैं मार्जिनल मॉडल। यानी कि टोटल 13 तो हैं, लेकिन 13 को दो भागों में विभाजित किया गया है, 10 को कह दिया गया है एब्सोल्यूट मॉडल और 3 को कह दिया गया है मार्जिनल मॉडल। अब सर ये क्या झंझट है, ये क्या हमारी दिक्कत की बात कर दी आपने कि दो भागों में बांट दिया, क्यों बांट दिया, और उसी प्रकार इस प्रकार से दो भागों में क्यों बांटा गया था। तो देखो सबसे पहली बात शुरुआत कहां से हुई थी, तो वर्ब को विभाजित किया गया था दो भागों में। अभी अभी हमने बताया था कि एक तो हो जाया करती है क्या, हेल्पिंग वर्ब, और दूसरी कहलाती है क्या, मेन वर्ब। यानी कि हेल्पिंग कह लो चाहे ऑक्सिलरी कह लो, और इसी प्रकार मेन कह लो चाहे प्रिंसिपल वर्ब कह लो। ठीक है, तो ये दो प्रकार से विभाजित कर दी गई। तो ये दो प्रकार से विभाजित क्यों कर दी गई वो बात हमने बताई कि इसलिए कर दिया गया क्योंकि जो हेल्पिंग वर्ब हुआ करती हैं वो तो सिर्फ सहायता करती हैं वाक्यों को बनाने में, लेकिन जो मेन भूमिका निभाती हैं वो तो हुआ करती हैं क्या, मेन वर्ब हुआ करती हैं या प्रिंसिपल वर्ब हुआ करती हैं। अब वाक्यों को बनाने में जो सहायता करेंगी वो टोटल होती कितनी है, तो 24 होती हैं, लेकिन उनको दो भागों में विभाजित कर दिया जाता है। एक को कह दिया जाता है प्राइमरी ऑक्सिलरी और दूसरी को कह दिया जाता है मॉडल ऑक्सिलरी। लेकिन ऐसा क्यों किया सर, यानी कि ऊपर जो विभाजन किया था वो तो हमें समझ में आ गया सर, वो तो इसलिए किया क्योंकि एक मेन काम करती है और एक मेन काम नहीं करती, एक तो सिर्फ सहायता करती है, इसलिए उनको विभाजित किया गया। लेकिन इन दोनों को क्यों विभाजित किया गया, क्यों इनको प्राइमरी ऑक्सिलरी कहा गया, क्यों इनको मॉडल ऑक्सिलरी कहा गया, क्यों जरूर पता होना चाहिए आपको, तो क्यों कहा गया, तो उसको समझने के लिए जरा एक एग्जांपल देते हैं। और एग्जांपल हमने ले लिया क्या, तो एग्जांपल हमने ले लिया कुछ इस तरह से कि आई डिड इट। सेंटेंस में हमने लिया क्या, आई डिड इट, यानी कि मैंने ये काम किया है, तो आई डिड इट हमने सेंटेंस में ले लिया। उसी प्रकार एक सेंटेंस और ले लिया और सेंटेंस लिख लिया कि आई डिड नॉट डू इट। तो देखिएगा दो सेंटेंस लिए, एक लिया आई डिड इट और दूसरा लिया आई डिड नॉट डू इट। तो दो सेंटेंस लिए गए हैं और दोनों सेंटेंस कैसे हैं, तो बिल्कुल सही है सेंटेंस। सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन समझने वाली जो बात है वो क्या है, उसको देखेंगे कि क्या है समझने वाली बात। तो ऊपर वाला जो सेंटेंस आया है उसमें भी डिड का प्रयोग किया गया है और नीचे वाला जो सेंटेंस आया है उसमें भी डिड का प्रयोग किया गया है। लेकिन दोनों में दिक्कत क्या है, तो दोनों में दिक्कत क्या है, तो उसे समझने के लिए हमें यह बात पता होनी चाहिए कि भैया ऊपर वाला जो सेंटेंस है जिसमें डिड का प्रयोग किया गया है उसमें डिड जो शब्द आया है वो काम कर रहा है किसका, मेन वर्ब का काम कर रहा है, यानी मुख्य क्रिया का काम कर रहा है। जैसे अगर मैं जनरल सी बात लूं कि अगर भाई कहीं पर किसी का कोई काम हो रहा है और काम हो रहा है और सहायता करने वाला कोई नहीं है, तो क्या काम होगा कि नहीं होगा, तो देखो अगर सहायता करने वाला कोई हो चाहे ना हो, अगर काम होना है तो वो तो होना ही है, यानी कि हेल्पिंग जो शब्द हुआ करता है ना उसकी कोई खास जरूरत नहीं हुआ करती, लेकिन जो मेन काम हुआ करता है वो तो होता ही है। जैसे अभी अभी हमने जो सेंटेंस लिखे थे उसमें हमने लिखा था रोहित इज प्लेइंग क्रिकेट और दूसरा सेंटेंस लिखा था शट द डोर। तो देखो रोहित इज प्लेइंग क्रिकेट में रोहित इज और प्लेइंग, तो इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा था और प्लेइंग मेन वर्ब का काम कर रहा था। लेकिन वहीं पर हमने एक और जो सेंटेंस लिखा जिसमें हमने लिखा शट द डोर, तो उस वाले सेंटेंस में शट द डोर में कहीं भी क्या इनमें से कोई भी हेल्पिंग वर्ब आई थी क्या, यानी कि ये डू डज डिड इज एम आर वाज वर हैज हैव हैड या फिर विल वुड शैल शुड कैन कुड मे माइट मस्ट नीड डेयर और टू, इनमें से कोई भी वर्ब नहीं आई थी किसमें, शट द डोर में। उसी प्रकार हमने दूसरा सेंटेंस लिखा था ही डाइड, उसमें भी इन 24 में से कोई भी वर्ब प्रयोग नहीं हुई थी। यानी कि बात समझ में आई क्या, तो बात ये समझ में आई कि ये जितनी भी हेल्पिंग वर्ब हैं ये तो सिर्फ तब काम में आती हैं जब सहायता करने की जरूरत पड़े, यानी कि जहां पर कहीं पर हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं है तो उसको बिल्कुल प्रयोग नहीं किया जाता।
यानी कि अगर इन दोनों वर्ब में कोई इंपॉर्टेंट है तो वो कौन सी है, यानी कि वो जरूरी है मेन वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब के बगैर तो फिर भी सेंटेंस बन जाएगा, लेकिन मेन वर्ब के बगैर कभी भी कोई सेंटेंस बनाया नहीं जा सकता। और वही यहां पर मेन देखने वाली चीज है कि हेल्पिंग वर्ब यानी कि ये जो 24 हैं इनके बगैर तो काम चल सकता है। और वही चीज हमने यहां पर भी देखी कि इस वाले वाक्य में जब हमने सेंटेंस बनाया और इसमें हमने देखा कि वर्ब तो मात्र एक ही है, और जब वर्ब एक ही है तो वो किस चीज का काम करेगी, तो वो काम करेगी मात्र किसका, मेन वर्ब का, क्योंकि मेन वर्ब के बिना काम नहीं हुआ करता, हेल्पिंग वर्ब के बिना काम हो जाता है। अब सर आपने ये क्या बात बता दी, यानी कि यहां पर तो सर डिड आ रहा है और डिड जो शब्द हुआ करता है वो तो आपने कहा हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब भी होता है डिड, और डिड काम करता है किसका, मेन वर्ब का भी काम करता है। क्यों, क्योंकि मेन वर्ब की टोटल 5 फॉर्म हुआ करती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, और उसी में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जो हुआ करती हैं उसमें वर्ब की फर्स्ट, वर्ब की सेकंड, वर्ब की थर्ड, वर्ब की फोर्थ और वर्ब की जो फिफ्थ फॉर्म हुआ करती है उसको याद रखने के लिए हमें पता होना चाहिए कि अगर कहीं पर शब्द डू आया है तो डू वर्ब की फर्स्ट हो गई, सेकंड आनी है तो वो डिड हो गई, थर्ड हो जाती है डन, और फोर्थ हो जाती है डूइंग, जिसको हम आईएनजी फॉर्म भी कह सकते हैं, और फिफ्थ कर देंगे क्या, डज कह देंगे। यानी कि टोटल 5 फॉर्म हो जाया करती हैं, डू, डज, डिड, डन और आपके डूइंग, ये सभी जो शब्द हो जाएंगे वो सभी आपके वर्ब की फॉर्म्स में डिवाइड हो जाते हैं, यानी कि वो सभी क्या कहलाएंगे, तो ये सभी आ जाएंगे किसके अंडर, तो ये सभी मेन वर्ब हुआ करती हैं। यानी कि डू जो शब्द है वो यहाँ पर भी प्रयोग किया गया और डू जो शब्द है वो वहाँ पर भी प्रयोग किया गया, और चूंकि ये दोनों जगह पर प्रयोग किया जा रहा है, यानी कि ये सभी जो वर्ब है ना, यानी ये टोटल 11 की 11 जो क्रियाएं हैं वो हर जगह इस्तेमाल की जा सकती हैं, यानी कि वो हेल्पिंग वर्ब का काम भी करेंगी और वो काम करेंगी मेन वर्ब का भी। और चूंकि ये हेल्पिंग और मेन दोनों वर्ब का काम करती हैं इसीलिए इनको अलग कर दिया गया, इनको सेपरेट कर दिया गया। क्यों, क्योंकि भैया ऊपर वाले सेंटेंस में तो डिड काम कर रहा था मेन वर्ब का, वहीं नीचे वाले सेंटेंस में जो डिड आया वो देखो 2 वर्ब आ गई अब यहां पर, और 2 आ गई तो एक काम करेगी किसका, हेल्पिंग वर्ब का, और दूसरी काम करेगी किसका, मेन वर्ब का। यानी कि ये डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वर और हैज, हैव, हैड काम करते हैं हेल्पिंग वर्ब का भी और काम करते हैं मेन वर्ब का भी, इसीलिए इनको अलग रख दिया गया। लेकिन ये जो मॉडल ऑक्सिलरीज हैं वो दोनों में का काम नहीं करती, वो काम करती हैं सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का, इसीलिए उनको क्या कहा जाता है, मॉडल ऑक्सिलरीज कहा जाता है। लेकिन सर जी इसमें भी तो 2 हिस्से बांट दिए, एक को कह दिया एब्सोल्यूट और दूसरी को कह दिया मार्जिनल, तो सर कौन सी करेगी। यानी कि अगर हम बात करें एब्सोल्यूट मॉडल की तो एब्सोल्यूट मॉडल तो काम करेंगी किसका, यानी कि हेल्पिंग और मेन वर्ब दोनों का काम करेंगी क्या, तो नहीं, ऐसा नहीं है। यानी कि जब भी हम बात करते हैं एब्सोल्यूट मॉडल की तो इनको दोनों भागों में सिर्फ और सिर्फ इसीलिए बांटा गया था क्योंकि ये जो वर्ब है ना जो नीचे दी गई है नीड, डेयर और यूज टू, ये भी दोनों तरह से काम कर लेती हैं। किस तरह से, यानी कि ये जो नीड, डेयर और यूज टू हैं ये काम कर लेती हैं हेल्पिंग वर्ब का भी और प्लस काम कर लेती हैं मेन वर्ब का भी। लेकिन ये जो वर्ब हुआ करती हैं विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट और ऑट टू, ये सिर्फ और सिर्फ काम करती हैं किसका, हेल्पिंग वर्ब का। इसीलिए इनको 2 भागों में विभाजित किया गया। यानी कि हेल्पिंग वर्ब का काम कर सकती हैं कौन कौन, तो प्राइमरी और मॉडल, और प्राइमरी में क्या बताया कि वो हेल्पिंग और मेन वर्ब दोनों का काम कर लेती हैं, इसलिए उनको अलग कर दिया। एग्जाम्पल हमने ये बता दिया। लेकिन मॉडल में बताया कि मॉडल में जो 2 भाग विभाजित किए गए उसमें से एक तो है जो कि हेल्पिंग वर्ब का ही काम करेगी और दूसरी जो है वो काम कर लेंगी हेल्पिंग और मेन दोनों का। जैसे कि मान लिया हमने सेंटेंस ले लिया कोई, और सेंटेंस ले लिया कि आई नीड यू, आई नीड यू यानी मुझे तुम्हारी जरूरत है, तो यहां पर नीड आ गया। उसी प्रकार सेंटेंस ले लिया कि आई नीड नॉट गो देयर, तो देखो 2 सेंटेंस आए, ऊपर वाले में भी नीड आ रहा है और नीचे वाले में भी नीड आ रहा है। लेकिन ऊपर वाले में जो नीड आ रहा है वो मात्र एक वर्ब है, कौन सी, नीड, और चूंकि एक ही वर्ब है तो वो काम करेगी किसका, मेन वर्ब का। लेकिन नीचे वाले में नीड भी आया और गो भी आया, इसीलिए नीड काम कर रहा है हेल्पिंग वर्ब का और गो काम कर रहा है मेन वर्ब का। यानी कि ये तीनों नीड, डेयर और यूज टू काम कर सकती है हेल्पिंग और मेन वर्ब दोनों का, इसीलिए इनको अलग कर दिया गया। लेकिन ये विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट और ऑट टू काम करेंगी सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का, इसीलिए उनको अलग
अलग रखा गया। और यहाँ पर डू डज डिड, तो डू फर्स्ट फॉर्म हो गई, डिड सेकंड फॉर्म हो गई, डन थर्ड होती है, डूइंग फोर्थ होती है और वैसे ही डज फिफ्थ होती है। तो भैया ये तो हेल्पिंग और मेन दोनों का काम कर रही हैं। उसी प्रकार जब हमने प्रोनाउन का चैप्टर कराया था तो उसमें आपको बताया था कि भैया इज एम आर वाज वर काम करती हैं किसका, बी वर्ब का, यानी कि जब भी कहीं किसी का होना या ना होना दिखाया जाता है तो वहां पर इज एम आर वाज वर का प्रयोग किया जाता है। तो वो भी हेल्पिंग और मेन दोनों का काम कर रही है, तो वो भी क्या हो गई, वो भी आपके प्राइमरी ऑक्सिलरी में आ गई। उसी प्रकार हैज हैव हैड, तो ये भी हुआ करते हैं क्या, तो सब होता है क्या, हैव होता है शब्द, और हैव जो हुआ करता है उसकी सेकंड फॉर्म हो जाती है हैड, थर्ड भी होती है हैड, फोर्थ हो जाया करती है हैविंग और फिफ्थ हो जाया करती है हैज, यानी कि ये भी हेल्पिंग और मेन दोनों वर्ब का काम करता है। इसीलिए प्राइमरी ऑक्सिलरीज को अलग किया गया और मॉडल ऑक्सिलरीज को अलग कर दिया गया। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। इस चीज का चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, चाहे आप इसको किसी भी तरह से नोट कर लेंगे अपने पास, ताकि आपको ये आगे के लिए याद रहे। ये चीज याद रखनी बहुत जरूरी है। तो इस तरह से अभी तक का ये वीडियो यहीं पर छोड़ते हैं। अगली बात करेंगे, यानी कि बात करेंगे मेन वर्ब की, और इसको और अच्छे से बताएंगे कि इसमें नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।